All right, guys. So, welcome everybody to the first introductory lecture for your advanced MME course. I welcome everybody after a quick, short, rather long break that you guys had. सो आज का हमारे पूरे लेक्चर का क्लास का एजेंडा यही रहेगा कि सिलेबस को हम डिटेल में समझें. We won't do anything heavy today. We would just look at what is the syllabus, what is going to be your exam pattern, how do you have to proceed, what things you have to keep in mind. Yeah, and along with that, are there any prerequisites that you have to do? Because जैसे आपका इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स कोर्स जो है उसका नेक्स्ट स्टेप है ये. सो क्या कोई प्री रिक्विजिट्स हैं? बिकॉज समटाइम्स at the end some students might not have done the chapters that were there in intermediate MME उतने अच्छे से जितना रिक्वायर्ड है. सो क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको दोबारा विजिट करने हैं, और उसको अगर आपको कवर करना है, सो हाउ कैन यू डू दैट? So we will be talking about all of that. And guys, whosoever is entering, please make sure that you keep yourself on mute so that we do not have any disturbance. Okay, all right, yeah, okay. So प्री-रिक्विजिट्स के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू वांट टू टेक दिस कोर्स और नॉट. इन जनरल अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ भी पढ़ना चाहते हो तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस सब के बारे में बात करेंगे. एंड वंस वी आर डन विद ऑल ऑफ दैट, एट द एंड आई वुड आल्सो लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन द अदर course that is there, optimization techniques. ये course है for BA economics major students. So once we are all wrapped up with everything, at the end, like 10-15 minutes I will take for discussing the syllabus and everything for that particular course also. So in case anybody has joined from that, so they can also take some hint from there. Okay, and other people can decide to go if they are not from the major course. Okay, सो ये हमारा एजेंडा रहेगा. और बीच बीच में अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं किसी भी तरीके की, फील फ्री टू यूज द चैट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. ओके, ऑल राइट. बिफोर वी स्टार्ट, guys, am I audible and is the video working fine? Is the screen moving for you? All the other things are fine? Okay, perfect, lovely, good. ओके जी, चलो तो फिर लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द कोर्स डिटेल्स नाउ. So this particular course is relevant for BA Honors Economics students. So this particular meeting they had on 10th of August regarding your advanced MME syllabus. तो इसमें आपके concepts क्या क्या हैं? So अभी तक, just to give you a little bit of brief, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या किया? सारे इंट्रोडक्टरी चीजें करी, ठीक है. रियल मतलब बेसिक्स लॉजिक्स क्या होते हैं, ठीक है. लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इन वन वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, लिमिट क्या होती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स इन वन वेरिएबल क्या होता है, वो सब हमने देखा था, ठीक है. फिर आपका नेक्स्ट सेकेंड सेमेस्टर आया जब हमने इंटरमीडिएट MME कोर्स पढ़ा, जहां पे हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा. दैट वाज वन सेक्शन. एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपने बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ डील करना है. तो वो जो आपने पढ़ा था वो सब अब आप इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स में अप्लाई करोगे. सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स, ऑप्टिमाइजेशन, अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन जो आपने किया है वो सब, ठीक है. तो वो सब हमारा सेकेंड सेमेस्टर में हुआ. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं, सेमेस्टर 3. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब आप, सो इट्स काइंड ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू डिड पिछली बार. इंटरमीडिएट MME में आपने क्या किया था? ऑप्टिमाइजेशन किया था, अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन. अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप लोगों ने आपको एक फंक्शन दे दिया और बोल दिया कि इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ. तो आप लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है, बहुत सारे अलग अलग थ्योरम्स लगा के आपने उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की थी. फिर उसका यूज करके कॉनकेव फंक्शन के लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने किए थे, ठीक है. फिर इसके बाद हम लोग आते हैं
क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि यू नो, रिमेंबर योर इंट्रोडक्टरी माइक्रो, आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लाइन जो होता है वो यही होता है, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, पीपल हैव टू मेक लॉट्स ऑफ चॉइसेस, देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो आप बेस्ट कर सकते हो, वो डिसीजन किस तरीके से कोई इंसान लेगा, वो पूरा इकोनॉमिक्स का स्टडी है। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि एक फंक्शन है जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है गिवन सम कंस्ट्रेंट्स दैट आई हैव। सो वो जो इकोनॉमिक्स की पूरी स्टडी है वो ऑप्टिमाइजेशन पे बेस्ड है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज थिंग्स, राइट। तो अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट हाउ डू यू ऑप्टिमाइज फंक्शंस। मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप कुछ अलग अलग फंक्शंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो जो बहुत सारे वेरिएबल्स के हैं। सो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं उस फंक्शन में, एंड देर आर सम कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व मतलब कुछ चीजों के दायरे में आपको रहना है, देर आर सम कंस्ट्रेंट्स दैट यू हैव टू फॉलो। तो जैसे अभी आप इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, फर्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो यही होगा कि एक बजट कंस्ट्रेंट है, एक बजट है किसी इंसान के पास, और एक यूटिलिटी फंक्शन है। यूटिलिटी फंक्शन को ऐसे समझ लो, एक फंक्शन है जो बताता है कि कोई इंसान कितना खुश, ज्यादा खुश, और ज्यादा खुश या कम खुश है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी बजट कंस्ट्रेंट को दिमाग में रखते हुए अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सो यूर ऑप्टिमाइजिंग योर फंक्शन गिवन योर बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो ये पूरा जो डिस्कशन है, इस पूरे चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो हम लोग अभी इस जो हमारी यूनिट 1 है उसमें पढ़ेंगे, मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो आपकी कंस्ट्रेंट बहुत अलग अलग तरीके की हो सकती है। हो सकता है कि आपको ये बोला जाए, आपके पेरेंट्स आपको बोले ये 100 रुपए हैं, 2 प्रोडक्ट्स खरीद के लाने हैं, 100 के 100 रुपए खर्च होने चाहिए। So that is an equality constraint that you have to make sure that you spend 100 rupees. So we will be doing constraint optimization with equality, and there are inequality constraints also कि your parents say कि बेटा आपके पास 100 रुपए ही हैं, देख लो 100 रुपए से ज्यादा तो आप खर्च नहीं कर सकते, तो या तो आप 100 रुपए या उससे कम खर्च कर लो। So that is an inequality constraint, right? कि आप जो टोटल मनी है, टोटल जो आपका बजट है, that should be less than or equal to 100, right? Whatever money that you spend should be less than or equal to 100. Okay, so we will do equality constraint also, we will do inequality constraint also. ठीक है, and diagrammatically whatever rules that we will study, why do they make sense, we will talk about that also. ठीक है, so ये हमारा पूरा चैप्टर रहेगा talking about how to do optimization when there are some constraint involved, और वो constraint जो है इक्वालिटी कंस्ट्रेंट भी हो सकती है और इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स भी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए हमारी जो रेफरेंस बुक, आपकी रेफरेंस बुक इज एग्जैक्टली द सेम दैट इट वाज लास्ट टाइम, सिटसेटर एंड हैमन 2002 एडिशन। people are your teachers are planning to change this reference book because it was such a old book, but वो अभी आपके लिए relevant नहीं होगा, वो next year से relevant होगा। There is some committee which is being formed, and then they will decide whether they want to pursue it or not. But this time it's just the same book that you used to follow for both introductory MME, intermediate MME, and the same book continues. Okay, सो इसके लिए आपका रेफरेंस क्या होगा, आई विल टेल यू। बेसिकली चैप्टर नंबर 18 यू विल बी डूइंग। सो अभी तक आपने जो अपनी हैमंड बुक है उसमें चैप्टर 15, 16 और 17 लास्ट टाइम किए थे। अभी उसका जो एक्सटेंशन है आगे, चैप्टर 18 यू विल बी डूइंग फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन। आपकी जो दूसरी यूनिट होगी दैट विल बी लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, did you guys had linear programming in your class 12, or have they skipped that now? Class 12 में linear Yes, ma'am, programming we had it. you had it, and did you guys had integration also? Yes, ma'am. Integration भी था, चलो okay. I don't know, somebody was saying कि कोई एक दो topic erase कर दिए गए हैं। I thought it could be linear programming. Okay, so linear program, okay, okay, integration was deducted for you, not full. Okay, not full मतलब कि बहुत ज्यादा आगे कि substitution and all of that, that's not there, पूरा नहीं किया। अच्छा, you did not And by part and all that was there substitution.
अच्छा, बाय पार्ट्स यू डिड यू डू आइलेट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, you did. Okay. Some parts of the limits in integrals were not there. Okay, no worries. So we'll keep that in mind. Nothing will be assumed as a prerequisite. I mean, nothing will be assumed as prior knowledge कि आपको पता होना ही चाहिए, irrespective आपने किया हो या नहीं किया हो. We will start from ground zero with respect to linear programming and the third unit. ठीक है. So okay, तो हमारी जो second unit है वो क्या है? Linear programming. अब लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है कि बहुत सारे लीनियर कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं और उसके अंदर चीजों को ऑप्टिमाइज करना है. सो दिस इज अगेन एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, बट इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि एवरी फंक्शन या एवरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन या एवरी कंस्ट्रेंट दैट यू सी दैट इज लीनियर. ठीक है. तो ये हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा और इसके लिए we will be referring chapter number 19 from the same book, Sitzetter and Hammond. ठीक है. इसके अलावा जो हमारी थर्ड यूनिट है, अब थर्ड यूनिट जो है वो होगी इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशंस. ठीक है. तो इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, नहीं भी पता है तो हम लोग बिल्कुल ग्राउंड से ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. डिफरेंशियल इक्वेशंस, जब आपको चीजें डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए. तो पहले हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे. और जो डिफरेंस इक्वेशन है, डिफरेंस इक्वेशन इज समथिंग दैट यू हैव नेवर हर्ड ऑफ, आई थिंक. सो दिस विल बी समथिंग विच विल बी वेरी न्यू फॉर यू. ठीक है. तो डिफरेंस इक्वेशन, अब डिफरेंस इक्वेशन का क्या डिफरेंस इक्वेशन का क्या पर्पस है कि जब आप इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें देखते हो कि ओके, जीडीपी इन ईयर 2002, जीडीपी इन ईयर 2003, जीडीपी इन ईयर 2004. सो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो पुराने साल के डेटा पे डिपेंड करते हैं. तो इसलिए हम डिफरेंस इक्वेशन को भी पढ़ते हैं कि अगर आज के वेरिएबल्स अगर पुराने लैग्ड वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट हैं, कि आज की जीडीपी पुरानी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है, आज की जीडीपी पुराने कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है, तो उन चीजों के साथ किस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकालें. तो डिफरेंस इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये आपके मैक्रो में बहुत इन्वॉल्व होते हैं. तो आगे जाके अगर आप हायर स्टडीज करते हो तो मैक्रो में जो है इंटीग्रेशन बहुत यूज होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत यूज होती हैं और डिफरेंस इक्वेशंस भी बहुत यूज होती हैं. तो ये यूनिट पर्टिकुलरली इफ somebody wants to डू मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो में अगर बहुत डेप्थ में चीजें करनी है आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है. क्योंकि इंटीग्रेशन इज अबाउट एग्रीगेटिंग, मैक्रो में यू आर एग्रीगेटिंग. डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, रेट ऑफ चेंज बताया हुआ है और उस चीज को उसका फंक्शन निकालना है. डिफरेंस इक्वेशन ऑल्सो kind of comes into picture when we are talking about macroeconomics. So macroeconomics को समझने के लिए ये वाला सेक्शन समझना बहुत जरूरी है. हायर स्टडीज में भी और धीरे धीरे when you do a little bit of macro you'll get to know. ठीक है. एंड सिमिलरली ये जो हमारे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होते हैं ये तो हर जगह ही रेलेवेंट होते हैं, बट स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत रेलेवेंट होते हैं. बिकॉज बहुत इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से आप सोचते हो ये फंक्शन है, ये कंस्ट्रेंट है, ऑप्टिमाइज करो, ये फंक्शन है, ये कंस्ट्रेंट है, ऑप्टिमाइज करो. सो अगर मैं ब्रॉडली सब्जेक्ट वाइज चीजों को एनालाइज करूं तो ये जो है ये मैक्रो में बहुत यूजफुल रहेगा. और ये माइक्रो में जो अभी आप इंटरमीडिएट माइक्रो करोगे उसमें भी आपको बहुत फील होगा. तो ऑल ऑफ दैट गोज लाइक दिस. ठीक है. तो ये हमारे टॉपिक होंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिलेबस में ज्यादा टेक्निकलिटीज है नहीं. मतलब सिलेबस जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है वैसे चीजें हैं, नई नई है बहुत, थोड़ी थोड़ी चीजें हाई लेवल की भी हैं. पहले जो पुराने कोर्सेज होते थे हमारे, जो MME 2 होता था, वहां पे बहुत सारे सेक्शंस डिलीटेड होते थे डिफरेंशियल और डिफरेंस इक्वेशंस के. इस बार ऐसा नहीं है, इंटायर चैप्टर्स आर देयर. ठीक है. बहुत ही छोटे से सेक्शंस हैं जो डिलीट हुए हैं. ठीक है. सो एनी डाउट सो फार? ये ब्रॉड ओवरव्यू है अभी आपके कोर्स का. हम लोग अभी बिट बाय बिट थोड़ा सा और इसको डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे. Anybody having any questions or queries so far? Are we all good? Okay, perfect. All right. Okay, guys. We will talk about the marking and all, but
just wait for a bit. So yeah, again reiterating the same thing, your book will be this Sitzetter and Hammond 2002 edition, Unit 1 multivariate optimization with your constraint. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का लेवल कितना ज्यादा होगा? जो आपने क्लास 12 में किया था वो बहुत बेसिक था, बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट था. आपको क्या होता था कि आपको 2-3 इक्वेशंस दे देते थे और बोलते थे एक ग्राफ बनाओ और इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालो. बट अभी आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दोगे. It's not like you cannot understand anything. You'll be able to understand anything, everything, but they go at a higher level, both in terms of differential equation. Integration is not that complicated. Integration का level उतना ही है जितना I think class 12 में जितना लोग करते थे. It's just that उसके economic applications आप थोड़े से ज्यादा देखने लग जाओगे. वो एक नया एडिशन होगा आपके लिए. ठीक है. डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन, दे विल बी. अब आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में भी बात करोगे. सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर आपने किया होगा क्लास 12 में, तो अभी आप सेकेंड ऑर्डर पे भी चले जाओगे. सो थिंग्स गो अ लिटिल हायर एवरी इन द एंटायर syllabus that is there. तो आई थिंक ओनली फॉर इंटीग्रेशन आई कैन से कि हाँ जितना किया था क्लास 12 में उसी के सिमिलर लेवल है. ठीक है. बट थोड़े से कॉन्सेप्चुअली चीजों को और आप एक्सपैंड करके समझोगे. बट रेस्ट एवरीथिंग इज टेकन वन नॉच अप. अदरवाइज आप सेकेंड ईयर में नहीं होगे ना. तो दैट इज द सिचुएशन. ठीक है. सो ओके, for unit 1 you have to refer chapter number 18. Chapter number 18 में there are 10 section, 18.1 to 10. You do not have to do section 18.10, that is excluded. And जो section 18.3 है, it's basically a proof. You do not have to do the proof, you just have to understand the statement. ठीक है. So this is very clearly given in the syllabus as well. For linear programming, you have to refer chapter number 19 and it should be done entirely. There is nothing which should be skipped. ठीक है. पूरा A to Z जितने सेक्शंस हैं जो है सब करना है. ठीक है. कुछ भी स्किप नहीं करना है. Similarly, for the last one, integration, difference and differential equation, you have to refer chapter number 10 integration के लिए. इसमें मेन जो चीज है, इंटीग्रेशन आप पूरा आपको ऑलरेडी आता ही होगा, नहीं भी आता होगा तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. बट जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सो दैट वी विल बी डूइंग. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली section 10.4 that we will be doing, which is based on the economic applications of integration. वो हम लोग करेंगे. ठीक है. Difference equation and differential equation, these two chapters are there. No, nothing you have to skip from this. Every single thing, every single section you have to do. So basically अगर देखा जाए तो chapter 18 में से सिर्फ एक छोटा सा section आपको skip करना है, 18.10, and इसकी सिर्फ statement देखनी है. बाकी जितने भी chapter हैं, chapter 18, 19, 20, 21 and 10, you have to do in its entirety. ठीक है. So nothing has to be skipped. Nothing should be skipped. Okay. So there should be no confusions about that. और पहले क्या होता था कि पहले ये जो आपकी डिफरेंस इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके दो तीन सेक्शंस आपको करने होते थे. लेकिन अब ये पूरे चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में. तो जैसे अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखोगे जो MME 2 में होते थे, तो क्वेश्चंस आपको बहुत बेसिक से मिलेंगे, बट आपको वो भी करने हैं और इनके जो आपकी जो हैमंड बुक है उसके जो बैक क्वेश्चंस है वो सारे प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली रेफरेंस पॉइंट दैट यू हैव. ओके. सो दिस इज द सिलेबस एंड दीज आर द रेफरेंस बुक. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इस बार इन्होंने वो जो बुक थी पिछली बार होए, वो भी उन्होंने नहीं लिखी है. So even that is not there. Just simply they mentioned this book. So you do not also have to worry about practicing it from anywhere else. So you will just have 3 things that you have to keep in mind. First, your Hammond book, uske chapters और उसके बैक प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स. दैट इज 1. सेकंड, आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 18, 19, 10, 20 and 21. So I'll just be picking the specific questions based on your past years. क्योंकि कई बार क्या है कि पुराने PYQs में क्या है, MME 1 में इंटीग्रेशन था, फिर MME 2 में कुछ चीज थी, कुछ चीज नहीं थी, इस तरीके से. So we'll have to collect all of that and we will do that. सो पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे आपके लिए एज रेफरेंस, आपकी बुक के बैक प्रॉब्लम्स होंगे
और आपकी जो बुक है उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 2-3 चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी। इसके अलावा यू डू नॉट हैव टू लुक एनीवेयर। मतलब बहुत ही सॉर्टेड सी सिचुएशन है, पीवाईक्यूज, बैक प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सेप्ट्स, कोई दूसरी बुक देखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ओके, एनी anything that you would like to ask so far? Okay, looks like all is good. Okay, Sneha Singh ma'am, this is clear. Ma'am, this is all clear. Okay, I have doubt apart from this. I'm confused between choosing yes. Okay, Sneha, let's talk about it at the end. Okay, we'll discuss it at the end of, like, close to the end of it. Okay. All right. Okay. Okay, guys. So then next thing that we have to think about is, क्या इस कोर्स को करने के लिए कोई प्री रिक्विजिट्स हैं? ऑब्वियसली प्री रिक्विजिट है, इंटरमीडिएट एमएमई आना चाहिए, इंट्रोडक्टरी एमएमई आना चाहिए, वो तो है ही है, वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बट आर देयर सम स्पेसिफिक टॉपिक्स दैट यू नीड टू नो in order to be able to at least understand this properly? क्योंकि I understand some people जैसे बिल्कुल एंड में अगर तैयारी करी है या फिर बहुत एंड में भागम भाग में तैयारी की है तो बहुत सारे चैप्टर स्किप हो जाते हैं, ठीक है। बट नाउ आर देयर सम टॉपिक्स दैट यू शुड बी डूइंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर? सो यस, द आंसर फॉर दैट इज यस। पहली बात तो, जो देखो, अभी जब आप मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन करोगे, जो भी हमारा चैप्टर 18 है, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? उसमें डेरिवेटिव्स आएंगे, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स बार बार करने आएंगे, ठीक है। कॉनकेव की बात होगी, कॉन्वेक्स की बात होगी, ठीक है, हेशियन मैट्रिक्स की बात होगी, बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स की बात होगी। तो ये सब जो टॉपिक्स आपने किए थे, ये कौन से चीजों के हिस्सा थे? चैप्टर 15 जो था हमारा, उसमें हमने क्या बात करी थी? उसमें हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स अलग अलग तरीके के हमने बात करी थी। चैप्टर 16 में हमने टूल्स ऑफ कंपैरेटिव स्टैटिक्स पढ़े थे, डिफरेंशियल्स एंड ऑल दीज थिंग्स वी स्टडीड। चैप्टर 17 में हमने क्या किया था? कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ी थी। तो इफ somebody would ask me, are there any prerequisites, I would just say कि just keep these chapters in mind if you have time, which I think right now you have. Things haven't taken such a take off right now. अभी थोड़ा सा टाइम है, तो आप थोड़े थोड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, you do not need to like do a lot of practice, but as concepts you should understand कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव कोई भी एक एक्स एक्सिस के तरफ से अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो उसका क्या मतलब होता है? कि दैट इज बेसिकली योर डेरिवेटिव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पार्शियल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इफ यू आर डूइंग, व्हाट डज दैट मीन, वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, हेशियन मैट्रिक्स क्या होती है, बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो बीच में आते रहेंगे, ठीक है। तो वो जब भी आएंगे आई विल कीप रेफरिंग इट टू यू कि ये हमने यहाँ वहां किया था, मैं बता भी दूंगी, पार्शियल डेरिवेटिव्स भी करना सिखा दूंगी, वो सब कोई इशू नहीं है। बट मतलब इफ somebody कैन डू इट दे शुड, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स का बेसिक मतलब क्या होता है, ठीक है, वो सब आपको आना चाहिए। तो अगर किसी, तो आप डेफिनेशंस देख लो, उसका मतलब क्या होता है मैथमेटिकली वो समझ लो, उतना बेयर मिनिमम इज नीडेड। तो उसको थोड़ा सा आप रेफर कर लो अभी जितना भी आपके पास टाइम है, ठीक है। क्योंकि एक बार पेस पकड़ लिया फिर तो वैसे भी आप इतने सारे चीजें जो है कर रहे होगे। सुन के डर लग रहा है, क्यों डर क्यों लग रहा है? डरना क्यों है? जो चीजें आएंगी वो तो फेस करनी है ना, डरना क्यों है? नहीं, डरना नहीं है, सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 18 बस। उसके अलावा, अब तो ये सिर्फ चैप्टर 18 के बारे में बात थी, ठीक है। उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए किसी को कुछ अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग बिल्कुल न्यू होगा आपके लिए। डिफरेंस इक्वेशन बिल्कुल नया टॉपिक है, आज तक आपने सुना ही नहीं होगा उसके बारे में। सो दे आर इंटायरली न्यू टॉपिक्स, यू डू नॉट हैव टू लाइक नो प्री रिक्विजिट्स आर देयर, ठीक है। और हमारा एक टॉपिक और था विच इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए हमको क्या चाहिए? डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए, और इंटीग्रेशन तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तो हम लोग खुद पढ़ेंगे ही। हाँ, अगर कोई चाहे
इफ somebody wants to do, तो जो चैप्टर जो क्लास 12 में आपने इंटीग्रेशन किया था उसको आप एक बार ही रिवाइज कर सकते हो कि इंटीग्रेशन क्या था, अलग अलग चीजों के इंटीग्रेशन जो है फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आइलेट्स, ये सब बेसिक बेसिक चीजें अगर आप याद अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो दैट इज वेल एंड गुड. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, यू विल बी एबल टू क्विकली ग्रास्प थिंग्स. ठीक है. So these two things I would suggest, some basic concepts from all of these. And if you want to revise, you can revise your class 12 integration. Rest, there are no prerequisites for this. Okay. Utkarsh is saying, what is the weightage of each unit? Yes, Utkarsh, we're coming to that. Okay. ठीक है. Prerequisites के नाम पे ये आपको करना है. ठीक है. कोई डाउट है इसमें? तो चैप्टर 15, 16, 17 के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लो. पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, हेशियन क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, बॉर्डर्ड हेशियन क्या होता है, ये सब देख लो. बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. जहां जहां पे भी नीड होगी वहां वहां पे आई विल कीप रेफरिंग इट टू यू. ठीक है. ऑल राइट. फाइन सो फार. Okay, let's go. Let's start talking about the main thing which people are getting scared of now, which is your exam. ठीक है. आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? अच्छा, एग्जाम के पैटर्न के पहले आपका जो इंटरनल और कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन है उसके बारे में बहुत क्लियर गाइडलाइंस इन्होंने इस बार लिखे हैं कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट है वो 30 मार्क्स का होगा, आपका कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन असेसमेंट 40 मार्क्स का होगा, और आपका एंड सेमेस्टर 90 मार्क्स का होगा. होपफुली दे गिव द पेपर विच सम्स टू 90 मार्क्स ओनली, विच वी हैव सीन लाइक पिछली बार. दिस टाइम ऑल्सो सम पेपर हैड some 75 marks paper, some different also. We were hearing some news regarding that also, but let's see, let's hope for the best. So internals में क्या है, 2 क्लास टेस्ट होने हैं, आपकी अटेंडेंस लगनी है, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट में एक क्लास टेस्ट होगा अलग से अपार्ट फ्रॉम दिस, and then 2 quizzes and then 5 marks for attendance. So okay, somebody got scared listening to the continuous evaluation, I think. Okay. All right. That was the appropriate reaction, I think. Okay. So just be a little aware. You have already done 2 semesters. You have already been through this. So just take this a little seriously because 70 marks is a huge weightage, right? So just make sure you are a little regular with your classes also in college. It matters a lot, and it's a lot under the influence of your class teacher also. So just be a little careful with that. Okay. अच्छा, अब हम लोग अपने एग्जाम पैटर्न पे आते हैं. हमारे एग्जाम में क्या होगा, 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3. हर सेक्शन में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. 10 मार्क्स, और हर क्वेश्चन में 2 सब सेक्शंस होंगे. ठीक है. दे हैव रिटन इट कुड बी 2+8 और 5+5 और 4+6, whatever planning that they want to do. So they can split the marks in any way that they want. ठीक है. 2 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 5 के 2 क्वेश्चंस, कैसे भी ये लोग कर सकते हैं, whatever they please. Okay. And every single question, like the entire question will be for 10 marks. हर सेक्शन में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस होंगे विद इन सेक्शंस. इस पर्टिकुलर सेक्शन में यू विल हैव टू डू 4 out of 6. हियर यू विल हैव टू डू 3 out of 4, and here you will have to do 2 out of 3. ठीक है. So this is what they have said, and they have not mentioned anything about the weightage of units. So Utkarsh, to answer your question, they have not specified what is the weightage of each unit. Okay. उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या वेटेज होगी. सो उन्होंने सिंपली बोला है क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी यूनिट. तो ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन यूनिट 1 से होगा, ये यूनिट 2 से होगा, ये यूनिट 3 से होगा, ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कोई भी यूनिट से उठा के ये लोग दे सकते हैं. सो दे हैव नॉट मेड इट वेरी वेरी क्लियर. ठीक है. एंड दीज सेक्शंस विल बी ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ डिफिकल्टी. अलग अलग डिग्री ऑफ डिफिकल्टी से होंगे ये क्वेश्चंस. सो अगर नॉर्मल इंसान की तरह देखा जाए तो जो ज्यादा मार्क्स के हैं 40, वो थोड़ा सा इजी लेवल होना चाहिए, ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल होना चाहिए, और ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होना चाहिए. ठीक है. आइडियली, बिकॉज difficult people want to keep a little bit, then intermediate, then easy.
So this supposedly, according to me, should be easy. This should be the intermediate level and this should be maybe a little difficult level. ठीक है? So इस तरीके से आपका planned होगा. और यूनिट वाइज ऑल्दो इन्होंने वेटेज नहीं दिया है, बट एक तरीके से आप देख सकते हो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेक्चर्स दैट आर रिक्वायर्ड. So like here 18 hours of lectures are needed, here 10 hours of lectures are needed, here 17. So kind of it looks like कि इसका वेटेज और इसका वेटेज सिमिलर होना चाहिए और उससे थोड़ा सा कम वेटेज इसका होना चाहिए, because this has lots of units that are there. So इसका वेटेज और इसका वेटेज I think equal होना चाहिए and a little lesser would be this. Okay, so मान लो अगर बोला जाए 40-40-20, 40%, 40%, and then 20%. But again, this is just my simple guess based on the number of hours needed to complete each unit that they've mentioned. But anything can happen, so be prepared for that. आपके पास best tools क्या हैं? PYQs देख लो और अपने back problems तैयार करके रखो. Nothing else you have to predict. Okay, जो best available information है उसके हिसाब से you should be operating. ठीक है? Is that fine? Are we good? So ये जो है, ये सारी सारी इंफॉर्मेशन जो है अभी तक अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है? कोई डाउट है किसी को इसमें? फाइन. ओके, वेरी नाइस. ओके, ऑल राइट. ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू अ लिटिल बिट टुवर्ड्स what we are planning to do now, which is the multivariate optimization. Multivariate optimization होता क्या है? I would like to introduce that to you. डिटेल में हम लोग फुल फ्लेजेडली जो क्लास लेंगे वो कल से ही लेंगे. ठीक है, आज हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इट टू यू. And once we are done with that, at the end, I will just take 10-15 minutes to explain the syllabus for the optimization techniques also, in case anybody is here with the optimization techniques paper as well, which is the BA Economics major course that is there. Okay. All right. Okay, guys. Chalo ji. Just a minute. Okay, so let's start talking about ओके. सो मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्ट्रेंट. अब इस चीज का मतलब क्या है? ठीक है, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसके लिए आपकी रेफरेंस है चैप्टर नंबर 18. द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन. चलो, तो हम लोग करना क्या चाहते हैं? व्हाट डू वी वांट टू डू? क्या करने की कोशिश हो रही है? तो कोशिश ये है कि मेरे पास क्या है, मुझे करना है ऑप्टिमाइजेशन. मेरे को ऑप्टिमाइजेशन करना है. I have to do optimization of function which has multiple variables. And मेरे पास एक सिचुएशन और है, वो क्या है? I have lots of constraints also. ठीक है, I have constraints
हैव टू टेक केयर ऑफ कंस्ट्रेंट ऑल्सो। ठीक है, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? एक फंक्शन, एक इक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी, एक ऐसी इक्वेशन जो आपको सेटिस्फाई करवानी है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक है, आप रात को घर से 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, ऐसे पेरेंट्स ने कंस्ट्रेंट लगा दिया है, तो मतलब उस चीज को फॉलो करना है। ठीक है, अदरवाइज घर में लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है हमें? what is the problem that we are dealing with? We have the problem of maximizing. ऑप्टिमाइजेशन मतलब या तो आप मैक्सिमाइज कर रहे हो या आप मिनिमाइज कर रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग अ फंक्शन। ठीक है, जिसके वेरिएबल्स जो है कोई कोई कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करें, whose variables are restricted to satisfy one or more constraint। अब ये जो कंस्ट्रेंट है, तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर डीलिंग विद? वी हैव टू आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ फंक्शन जहां पे वेरिएबल्स को कोई ना कोई या तो एक या एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब ये जो कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास, ये दो तरीके की कंस्ट्रेंट्स हो सकती है। क्या कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं? ये इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स भी हो सकती हैं, और ये इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स भी हो सकती हैं। अब इसका क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो, सपोज कि मान लो आपको दो प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, प्रोडक्ट ए, हमेशा प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बोलते हैं, सो बोरिंग, एंड एवरीबडी इन इकोनॉमिक्स यूजेस एन एग्जाम्पल ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, नो इनोवेशन इज देयर। प्रोडक्ट ए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। ठीक है, मान लो प्रोडक्ट ए जो है वो 2 रुपीज का आता है और प्रोडक्ट बी है वो 5 रुपीज का आता है। ठीक है, और आपके पास पैसे जो हैं वो हैं 100 रुपीज। ठीक है, सो आप टोटल मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हो? प्रोडक्ट ए के ए यूनिट्स खरीद लिए, मान लो प्रोडक्ट बी के बी यूनिट्स खरीद लिए, तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया? तो 2a टोटल, plus 5b। हाँ, तो प्रोडक्ट ए के लिए 2 टाइम्स ए इतना खर्चा किया, प्रोडक्ट बी के लिए 5 टाइम्स बी किया, है ना? तो टोटल खर्चा जो हो गया, जो एक्सपेंडिचर हो गया, वो तो ये हो गया, राइट? और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपके पास जितने पैसे हैं उसके इक्वल या उससे कम होना चाहिए, अनलेस यू आर अलाउड टू बोरो एंड डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये हमने बैन कर रखा है, आप किसी से उधार नहीं ले सकते, राइट? तो व्हाट डू यू हैव टू फॉलो, कि ये जो आपका एक्सपेंडिचर है ये आपकी जो इनकम है या जो आपके पास पैसे हैं उससे कम होना चाहिए, राइट? तो ये किस तरीके की इक्वेशन हो गई? दिस इज एन इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट, राइट? यस और नो? बिकॉज देयर इज एन इनइक्वालिटी, you can spend less than 100 rupees, right? You can keep something with yourself. So this is an inequality constraint. Suppose somebody says कि you have to exhaust all your money, right? मान लो किसी ने रूल दे दिया कि भाई सारे पैसे एग्जॉस्ट करके आना, तो फिर तो देन यू हैव टू मेक श्योर कि ये जितने खर्चे हुए हैं वो 100 रुपए के बराबर। सो दैट इज बेसिकली एन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, राइट? दैट यू हैव टू मेक श्योर that 2 times A plus 5 times B is equals to 100 if you have to exhaust all your income. All your money. If somebody directs you to do that, right? So ये क्या हो गया? Equality constraint. So this is a situation of equality, this is a situation of inequality.
तो आपके जो कंस्ट्रेंट्स है वो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट भी हो सकती है, इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट भी हो सकती है. स्टार्ट हम लोग इक्वालिटी कंस्ट्रेंट से करेंगे, देन लेटर ऑन वी विल आल्सो पिक हाउ टू डील विद इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, चलो. तो ओके, सो फार सो गुड. यस, ओके, ऑलराइट. चलो मूविंग ऑन. अब मान लो सपोज किसी ने अब हमको एक काम दिया है, हमको बोला है कि कोई एक कंज्यूमर है, देयर इज अ कंज्यूमर. ठीक है, आपका काम क्या है? यू हैव टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ दिस कंज्यूमर who has to buy a product whose price is P, and he buys X unit of it, and rest he or she keeps as money which is spent on other goods, and the income he/she has is M units. ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो. ठीक है, क्योंकि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे ही आएंगे. ठीक है, चलो. तो क्या सिचुएशन है? एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है P, उसका ये इंसान X यूनिट खरीदता है. ठीक है, बाकी जो है उसके पास पैसे होते हैं जो वो बाकी गुड्स पे खर्चेगा, और इस इंसान की जो इनकम है वो M यूनिट्स है. और ऐसे कंज्यूमर की यूटिलिटी जो है हमको मैक्सिमाइज करनी है. ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है? अभी तक आपको वो कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया नहीं है, या क्लास में भी आपने नहीं किया होगा. यूटिलिटी बेसिकली आप ऐसे कंसिडर करो कि the amount of satisfaction or the amount of happiness that a person gets by consuming different level of good. तो मान लो ये जो मनी स्पेंट ऑन अदर गुड्स है वो है Y. ठीक है, एंड द प्रोडक्ट दैट ही बाइज इज X. तो ये जो यूटिलिटी है वो इट्स अ फंक्शन ऑफ X एंड Y. तो अलग अलग अमाउंट ऑफ वो गुड और बाकी पैसे जो बाकी गुड्स पे खरीदता है, उस पे बेस्ड उसको अलग अलग यूटिलिटी मिलती है. राइट, मतलब यूटिलिटी इज बेसिकली नंबर, और अगर बड़ा नंबर मिल रहा है तो वो इंसान ज्यादा सेटिस्फाइड है, छोटा नंबर है तो कंपेरेटिवली वो कम सेटिस्फाइड है. तो अगर एक पेयर है X, Y का जिससे हमें यूटिलिटी मिल रही है 10, और एक पेयर है X, Y का जिससे हमें यूटिलिटी मिल रही है 12, तो इसका सिंपल सिंपल मतलब ये होगा कि ये इंसान यहाँ ज्यादा सेटिस्फाइड है एज कंपेयर टू दिस. सो यूटिलिटी फंक्शन सिर्फ आपको उतना कंपैरिजन करने में हेल्प करता है. ये चीज समझ में आई? सो इन डेप्थ आप समझोगे जब हम लोग माइक्रो में इसको करेंगे, बट दिस इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट. यूटिलिटी फंक्शन हेल्प्स यू कंपेयर बिटवीन टू पॉसिबल ऑप्शंस. The option with the higher number is considered better by the consumer. Is that fine? Yes. Can you show the previous slide? Sure. Share this one. ओके, परफेक्ट, ऑलराइट. ओके, सो अब हमारा टास्क क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है जो हमने इंग्लिश में लिखी हुई है इसको हम मैथ्स में कन्वर्ट करें. हमें क्या चाहिए? हमें इस इंसान की ये जो यूटिलिटी है इसको मैक्सिमाइज करना है. राइट, सो लेट्स राइट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? वी हैव टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी X, Y. Right, have to maximize this. Do we get the PDF of these notes after the class? Yes, Utkarsh, you the PDFs also, the class notes also,
and the recordings are made available next day, right? So next day तक available हो जाते हैं. Yes, you do get these after class. Okay. So my objective is maximize the utility of this person subject to what constraint that we have. Subject to. अच्छा, अब इसने X यूनिट्स खरीदनी है एट प्राइस P, तो इसका खर्चा कितना हुआ ऑन दिस P टाइम्स X. ठीक है. और बाकी जो चीजों पे उसने खर्चा किया वो कितना होगा? मनी दैट इज स्पेंट ऑन ऑल दी अदर गुड्स, लेट्स से इट इज Y. और मनी का प्राइस क्या होता है? मनी तो का प्राइस इज 1 ओनली, राइट? क्योंकि दिस इज बेसिकली द मनी स्पेंट ऑन अदर गुड्स. सो P टाइम्स X इज मनी स्पेंट ऑन गुड X. So money spent on good Y will be what? Plus Y. ये क्या है? Money spent on good X. This is money spent on other goods, जिसको हम Y बोल रहे हैं. और ये मान लो कि हमें सारी इनकम इसी पे खर्च करनी है, सारी इनकम इन्हीं 2 गुड्स पे खर्च करनी है, राइट? तो ये किसके बराबर होना चाहिए? Whatever is my income, right? So whatever is my income is M. So I will do this. Px plus Y equals to M. तो ये मेरी क्या हो गई? इक्वालिटी कंस्ट्रेंट. तो अभी आगे जाके इसको बोलेंगे बजट कंस्ट्रेंट. तो यही एक्चुअली हमारी बजट कंस्ट्रेंट होती है, जो आपके पास एक पूरा चैप्टर है माइक्रो में, बजट कंस्ट्रेंट. Ma'am, can you please repeat? Yes, I can repeat definitely. So what we are saying is हमें ये देखना है कि कोई कंस्ट्रेंट है क्या इस इंसान पे. तो हाँ बिल्कुल है. हम ये सोच रहे हैं अगर इसको गुड एक्स खरीदना है और गुड एक्स P रुपीज में आता है, तो उसने टोटल खर्चा गुड एक्स पे कितना किया? P टाइम्स X. और बाकी जो वो पैसा दूसरी चीजों पे खर्च कर रहा है वो कितना है? Y. तो टोटल पैसा उसने कितना खर्च कर दिया? PX प्लस Y. और जो टोटल पैसा वो खर्च कर रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए? उसकी इनकम के बराबर. अज्यूमिंग हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि वो इंसान सारा पैसा खर्च करेगा, राइट? सो दैट इज माई कंस्ट्रेंट विच इज ऑल्सो Okay, कॉल्ड ma'am. बजट कंस्ट्रेंट. इसको बजट कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं. तो इसको बजट कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमारी बजट कंस्ट्रेंट हो गई. तो हमारा काम क्या है? इस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना गिवन दिस पर्टिकुलर बजट कंस्ट्रेंट, राइट? और अगर मुझे पता है कि मेरे को Px प्लस वाई इक्वल्स टू M होना ही चाहिए, तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? डू यू हैव सम टूल्स, सम आइडिया which you can use to directly solve it without getting into any new concept? जब आपको पता है कि Px प्लस वाई M के बराबर होना चाहिए, अगर ये कंस्ट्रेंट हमेशा फॉलो करनी है, राइट? तो आपको पता है ना कि X की वैल्यू Y के टर्म्स में हमेशा क्या होनी चाहिए, राइट? तो बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू से कि इफ आई नो आई हैव टू फॉलो दिस कंस्ट्रेंट, सो आई नो अ रिलेशनशिप बिटवीन X एंड Y. सो आई नो दैट मेरी Y की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए कि मेरी इनकम कितनी है माइनस मैंने जो X पे खर्चे किए वो. यस और नो, राइट? एंड व्हाट आई कैन डू इन दिस केस इज जहां पे भी Y है वहां पे मैं ये वैल्यू रिप्लेस कर दूंगी. तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? आई हैव टू मैक्सिमाइज माई यूटिलिटी X, और Y की वैल्यू क्या हो गई? M माइनस PX. तो ये जो भी मेरा फंक्शन होगा, rather than a constraint being there now this becomes unconstrained optimization. कि मुझे ये जो भी फंक्शन बन के आएगा इसको मैक्सिमाइज करना है विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, राइट? यस और नो? आर वी गुड विद दिस? So we had a constraint optimization problem. Okay, definitely I will repeat. Yes, so what I was saying is, देखो, अगर आपको इस यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, राइट? तो आपको पता है कि आपकी Y वैल्यू जो है हमेशा M माइनस PX ही होने वाली है, राइट? यस और नो?
तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो y वैल्यू है उसकी जगह पे m माइनस पी एक्स रिप्लेस कर सकते हो. दैट इज वॉट वी हैव डन, राइट. सो द मोमेंट यू डू दिस, आपने ऑटोमेटिकली ये जो कंस्ट्रेंट थी इसको अपने फंक्शन में इनकॉर्पोरेट कर लिया, राइट. तो आपको अलग से ये कंस्ट्रेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑटोमेटिकली इस चीज को टेक केयर कर लिया है, राइट. है ना. तो अब ये कंस्ट्रेंट लिखने की बजाय, नाउ दिस इज योर प्रॉब्लम कि ये जो भी फंक्शन बना है आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, राइट. सो अब माई कॉन्स्ट्रेंट हैज वाइप्ड ऑफ, राइट. वो गायब हो गई, मैंने अपने फंक्शन में इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया. तो ये मेरे पास इस तरीके की प्रॉब्लम से, अब वो सिंपल इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई कि आप एक एक्स की वैल्यू चूज करके दे दो जिससे ये फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाए. So what we have done here is we have converted a constraint optimization problem to unconstrained optimization problem, जो हम लोग पहले तक करते आए हैं कि बिना कोई कंस्ट्रेंट के सिंपल कोई एक फंक्शन दे और बोले कि बस इसको मैक्सिमाइज कर दो या इसको मिनिमाइज कर दो. ये मत पूछो कि ओके ये भी दूसरी कंस्ट्रेंट है, इसको भी सेटिस्फाई करवाना है, नहीं. सो व्हाट यू हैव डन इज you've converted constraint optimization problem to unconstrained optimization problem. अच्छा, तो अगर ये करना इतना ही आसान है तो फिर क्यों कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे हैं, हर बार ऐसे ही कर दो. बट अगर हमारा बस चले तो हम हर बार यही करें, बट ऐसा नहीं है कि ऐसा करना हमेशा पॉसिबल हो जाएगा, राइट. अब ये तो बड़ा सिंपल सा केस था तो इसलिए हमारे लिए पॉसिबल हो गया, बट कई बार बहुत सारी कंस्ट्रेंट ऐसी होती हैं जो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतनी सिंपल नहीं होती. सो वो सब केसेस में चीजों को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इस फंक्शन को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए व्हेन यू हैव मल्टीपल इक्वेशंस दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, उसके लिए वी हैव अ मेथड, you know we have a method we have a method of Lagrange multiplier. एक मेथड है हमारे पास जिससे हम इवन इन केस जब हम इस तरीके से सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ना कर पाए तब आप फंक्शन को कैसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करोगे, वो कैसे करना है वो हम लोग करेंगे, ठीक है. सो लग्रांज मल्टीप्लायर मेथड आप पढ़ोगे, उसके पीछे की हम लोग रीजनिंग भी देखेंगे कि ये सिस्टम क्यों वर्क करता है, ठीक है. तो ये हमारा मेन मुद्दा होगा इस पूरे चैप्टर में, लग्रांज मल्टीप्लायर मेथड. इसका प्रूफ नहीं है, इसकी सिर्फ आपको स्टेटमेंट देखनी है और पूरा प्रोसीजर समझना है कि ये पूरा प्रोसेस इंप्लीमेंट कैसे होगा, ठीक है. सो दिस वी विल नॉट डू टुडे, बट आई हैव जस्ट काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड यू व्हाट इज इट दैट वी विल बी डूइंग मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है. सो या दैट इज बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, whosoever has problems in these prerequisites, आप थोड़ा सा जैसे किसी को अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा उसको कवर करें. ये जो पुराने चैप्टर्स हैं उसके सारे जो नोट्स हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, सो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है. और अगर किसी को एक्सेस करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है सो लेट मी नो. या बेसिकली सो सो टाइमिंग्स वुड बी 7 to 9:30. कल से फिर हम लोग फुल फ्लेजेड अपने लॉन्ग क्लास किया करेंगे. टुडे इज द इंट्रोडक्टरी क्लास, फर्स्ट क्लास, सो आई डू नॉट वांट टू कीप इट so heavy. So I think we can stop here for today in terms of not doing any more concepts, ठीक है. Apart from that, I would like to discuss, like take 10 to 15 minutes to discuss the optimization technique syllabus also, in case somebody is from the major course. And apart from that, some of you were having some difficulties in discussing regarding DSC and GE. So now would be the appropriate time to discuss that also. And apart from that, I would also like to take a few minutes to tell you regarding
the course. So basically now we've shifted everything to the website. So जो भी पूरा content है and everything will be available on the website also. In case you would like to enroll, you can just text me, or I'll help you proceed with that. So the moment you join the course, we will be adding you to a WhatsApp group जहाँ पे आप अपने doubts वगैरह पूछ सकते हो. Chapter notes will be available to you after every live class. We will be uploading, next day we will be uploading the live class on the website, so you can check it out there in case you miss. And feel free to ask your doubts on the WhatsApp group also. And we will keep discussing the PYQs after every concept ends. And do not forget to practice your back problems, because I hope they kind of helped like last time. So keep continuing with that. Okay. I think Vishal had some doubt. Yes, Vishal, go ahead. Ma'am, is there any app of yours, or like there's only website where we can have recorded lectures as well? If everything will be on website only, and website is mobile friendly. You can watch it there also. Okay, okay, ma'am. Yeah. All right, guys. Yes. Any other doubts? Any other queries? Okay. In case I think somebody had a doubt. Let me see. Yes, Neha had a doubt. Neha, are you there? Yes, Neha, go ahead. What's your doubt? So, Ma'am, I have doubt regarding the DSC and GE. So which one is to choose, and what is the benefit of choosing DSC over GE? okay. So I'm assuming you have a major course or you have honors course. Which course? Major. You have major, no? Okay. So I think if you would like to have more economics related courses, you can take DSC, because anyways you do not have so many courses from econ, right? मतलब the order is honors में ज्यादा eco के course हैं, फिर major में और फिर minor में है. तो उस Ma'am, yeah. ma'am, I am from economics honors. Okay, you have the honors course ना? Yes, ma'am. Okay, you have the honors course. तो देखो अगर आपको बहुत बहुत बेसिक सा लॉजिक इसमें लग सकता है कि अगर आपको अपने डिसिप्लिन में ही और एक्सप्लोर करना है तो वो आप डीएससी ले सकते हो. और अगर आप ऑलरेडी सॉर्टेड हो कि मेरे को 3 कोर ही करने हैं, उसके बियॉन्ड मेरे को और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, तो फिर आप जीई प्रेफर कर सकते हो. एंड यू सेड यू हैव साइकोलॉजी एज योर जीई इन प्रीवियस सेमेस्टर्स आल्सो, राइट? सो Yes, ma'am. so you can just ask once your teachers ki if you keep continuing the same psychology department GE, will you be getting some minor degree also there? Because there are some combinations which will make you eligible for a minor degree as well. So I'm not aware of the technicalities, but you can ask once. Ki if you keep repeating the GE from the same department, will you be getting a minor also? So if such a possibility is there that you get a psychology minor also, that'll be great, right? So psychology and econ, behavioral economics would pop up. So एक बारी आप वो पता कर लो. बाकी apart from that, it totally depends on your interest. If you would like to have more econ courses or you want to explore some other department courses, psychology seems like an interesting choice. Okay. I hope that answers your query. Is it? Okay, ma'am. Thank you. Okay. Yes, Vishal, go ahead. Ma'am, since there is a concept of minor and major degree, I think it is there. So, Yeah. ma'am, like, what are the benefits of minor degree? Like, because we have to take out of eight semesters, we have to keep containing the same subject till like for 7 semesters. Right. So you're So, asking, what are the benefits? yes.
of minor if we'll have it? सी बेनिफिट इन टर्म्स में देखो, बेनिफिट हो सकता है कि एक, अगर आपके पास माइनर, देखो अगर मान लो आपके पास इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, ठीक है, उसके साथ एक माइनर डिग्री भी है, तो वो एक बढ़िया एडिशन है। अगर आपको बहुत श्योर है कि आपको इकोनॉमिक्स फील्ड में ही जाना है और मतलब इसी फील्ड में ही रहना है, सो देन इट मेक सेंस टू टेक मोर एंड मोर इकोन कोर्सेज एज योर इलेक्टिव्स आल्सो। बट मान लो टिपिकली जो बच्चों को नहीं पता होता, दे इंटरडिसिप्लिनरी रखने का पर्पस यही है कि आप बहुत अलग अलग डिमेंशन से सोचो। तो अगर आपके पास दो तरीके की चीजें हैं, मान लो कोई माइनर करे पॉलिटिकल साइंस में, तो इकॉन भी पढ़े और फिर वो पॉलिटिक्स भी पढ़े, ये तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, राइट? एंड इट काइंड्स ऑफ ओपन्स डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज ऑल्सो। और मतलब मेन चीज जो होती है वो थिंकिंग में है कि आप बहुत चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझोगे, वो मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा आपकी, आप ठीक है, आप सिंपल इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बेनिफिट यही है कि यू ट्राई टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड बिकॉज ये ऐसा कॉम्बिनेशन रेयर है, तो हो सकता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो टिपिकली लोगों के पास ना हो, वो आपके पास अवेलेबल हो जाए बिकॉज ऑफ दिस। सो आप जो माइनर डिग्री जिसमें कर रहे हो, उसके जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं करियर बेस्ड, वो भी आपके लिए ओपन है। और जो मेजर है, या जी मैम, अभी तो मैथ्स मैंने लिया हुआ है एक्चुअली, तो अभी आपने पिछले 2 सेमेस्टर। मैथ्स लिया हुआ है, तो आप मैथ्स, सो यू सेइंग इफ यू टेक अ डिग्री इन मैथ ओनली, माइनर मैम इन, अब कोई चॉइस नहीं है क्योंकि अब इसी में ही ले सकता हूँ मैथ्स में, अब तो कोई चॉइस ही नहीं है और, कि बिकॉज अगर, 2 सेमेस्टर हो चुके। ओके, अच्छा, तो यू आर सेइंग कि इफ यू टेक इट फॉर ऑल 8 सेमेस्टर ओनली, देन यू विल गेट अ माइनर, इज इट? For 7 semesters I think. और I 7, don't know like, okay. yes ma'am. But don't worry too much about all this. Nothing is going to matter. Just explore, just see all of these things. You anyways have an honors degree, right? For economics. Yes ma'am. तो ये एक्चुअली पता है, ये सब चीजों के लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अभी आप सेकेंड ईयर में हो, आप एक्सप्लोर करो। किसी को पॉलिटिक्स लेना है पॉलिटिक्स लो, साइकोलॉजी लेना है साइकोलॉजी लो। इतने टेक्निकल होके सारे कॉम्बिनेशंस और डिसीजन मत लो। वो सीरियस होने का टाइम आएगा बाद में, तब आप आराम से सीरियस होना। तो इसलिए मैथ मत लो कि मेरे को सिर्फ अपनी माइनर डिग्री पूरी करनी है तो मैं मैथ लेता रहूं और फिर मैं मरता भी रहूं कि मतलब इतना मैथ तो मुझे पढ़ना भी नहीं था, है ना? तो डोंट डू इट लाइक, सोशियोलॉजी की सोच रहा था मैं वैसे, सोचो, ऑल्टरनेटिव। बिल्कुल सोचना भी चाहिए और करना भी चाहिए। मतलब लॉजिक इज दैट ओनली। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, अभी से इतने अपने मन मार के वो मैथ करना पड़ेगा, मेरे को माइनर डिग्री करनी पड़ेगी, don't do it like that. If you feel like trying, that's the whole reason for this 4 year degree and making you do so many things. VSC, AEC options देने का point तो वही है ना कि आप बहुत सारी चीजें ट्राई करो। 10 चीजें ट्राई करोगे तो एक चीज पसंद आएगी, राइट? फिर उसमें Yes और ma'am. जाके आप अंदर जाओगे। तो डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, ओके? ऑल राइट, Okay. गुड, ओके, somebody said something. Ma'am, Yeah, go ahead. ma'am, can you please tell about your website? My website, it's Can Poonam. you please tell about your website? Okay, I will just send the website link here only. In the group chat, I will send it to you. By the way, it's just my name, www.poonamkumari.com/learn you can do, and all the courses that are there will pop up. Yeah, I've just posted it. Okay, somebody said, okay, 7. Can you please tell about the SEC subject if you're free? Okay, which subjects do you have? Tell me. कौन से options हैं आपके पास? 7 semesters में same GE fetch minor. Okay. Pranav is saying that. Okay, Aparajita is saying my trigonometry concepts are not clear. Do we have any trigonometry application integration? How can I get the concepts clear? No, trigonometry नहीं है. So trigonometry के लिए you do not have to worry. There's no trigonometry anywhere. Trigonometry अगर आप science करते तो बहुत आता, अभी economics में trigonometry नहीं है, ठीक है? Okay, Arav is saying ma'am, what advice would you give? Okay, appendix C मतलब बुक में है, बट कॉन्सेप्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। मतलब जो भी हम लोग कोर्स में करेंगे, we won't have trigonometry anywhere. Okay. Okay, Arav is saying, ma'am, what advice would you give to people aspiring for an MBA in this regard, given that we might not go for the 4th year, which wipes us out for a minor option? It doesn't matter.
जब हमें 3 ईयर डिग्री करनी है, हमारे पास ऑनर्स डिग्री है, तो हमें एडिशनल माइनर क्यों चाहिए? बताओ। और आप मतलब सिर्फ 1 साल एक्स्ट्रा माइनर के लिए भी पढ़ सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि ठीक है, ड्यूरिंग दैट 4th ईयर यू आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो फॉर योर MBA एंड doing the minor degree at the same time. But I personally, I mean, if I am given an option, I would like to choose a 3-year degree than a 4-year degree. Personally. Somebody, some question? Okay, yes, Utkarsh, go ahead. Ma'am, which will be the better subject for statistical software package or RM? R या फिर statistical software No, packages? ma'am, RM, research methodology. Research methodology या फिर R? No, ma'am, research methodology and statistical software package. इन दोनों में आप options पूछ रहे हो? Yes, ma'am, which will be the better? Research As methodology. Okay. as I want to pursue my career in data science, so then you should go for R, no? R is good. RDM ma'am, statistical package. Okay, sorry. SPSM. Sorry, my bad. SPSS you are saying, SPSS you have and research methodology you have. Okay, got Yes. it. So, अगर आपको प्लेसमेंट्स पर्सपेक्टिव से ही चीजें देखनी है और अगर आपको डेटा एनालिटिक्स और ये सब साइड जाना है, तो SPSS would be a better choice. और research methodology would be more better suited if you are someone who would like to go further in research. Okay, but would it really be that significant a point in terms in our CV in the long run? That is an interesting question. But would it really be significant point in the long run? So long run में तो हम लोग सब कुछ कह नहीं सकते. But my argument would be कि just forcefully doing 1 extra year so that you can get a minor, I personally do not think that would make sense. कि अगर naturally automatically हो रहा है, आपका interest बन रहा है subject में, तो you can do, but just for the sake of that one particular term in your CV, it might not make too much sense. Okay, so Rawat is saying, ma'am, I have BA major student, I haven't studied, so how hard optimization is for me? So अगर आपने क्लास 12 में मैथ्स नहीं किया है, तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक थोड़ा सा देखो, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सडनली जो है, मतलब शुरुआत स्टार्टिंग से ही होगी जो आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, लेकिन चीजें थोड़ी थोड़ी एकदम से ना एडवांस होती जाएंगी. तो आई वुड जस्ट रेकमेंड कि जस्ट बी रेगुलर और रोज थोड़ा डेली प्रैक्टिस करो, बिकॉज यू आर अवेयर कि आपने मैथ्स नहीं किया था. ठीक है, क्योंकि आप मैथ्स करने में, चाहे आपने वो टॉपिक ना किया हो, एक तरीका होता है सोचने का, वो थोड़ा सा डेवलप होता है जब आप बहुत लंबे टाइम तक मैथ करते रहते हो. तो इवन इफ कॉन्सेप्ट आपके पास नए हो, लेकिन एक थोड़ी सी फेमिलियरिटी होती है उस लॉजिक से, उस तरीके से सोचने से. तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि जस्ट बी अ लिटिल रेगुलर ऑन दिस. ठीक है, डू नॉट कीप इट वेरी लाइटली, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी अच्छा खासा कोर्स है. Okay, this would make the decision of shifting from stats to commerce easy for me. Okay, Arav, thank you. Perfect. I am glad it could help. Okay, yes, Utkarsh, go ahead. Ma'am, what will be the benefits for doing 4th year in economics? Your 4th year, Yes, ma'am. you get an extra degree with research and everything written over there. You get extra time to think, where your parents are not poking you to do things. So you get an official, tarika of taking 1 more extra year to think about what you have to do. But Ma'am, like
मास्टर्स का फिर मैम वो 1 साल का होगा हमारा या फिर 2 साल They की are रहेगी saying, मास्टर्स? they are saying that it'll make it for 1 year, but abhi na, it's too early to say anything because they haven't shared any guidelines as such. तो अभी इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ अनाउंस किया नहीं है. एंड मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे अगर आप मान लो 2 साल के कोर्स को 1 साल का कर दो तो इट विल नॉट मेक टू मच सेंस. लाइक पर्सनली अगर इंडियन ISI से अगर आप इकोनॉमिक्स करते हो और उनका 1 साल का कोर्स मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ कि मतलब मैम बट ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, लाइक आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए, तभी ये 1 साल डिडक्ट हो जाएगा। और किसी जहाँ कहीं और जाओगे तो डेट विल बी रिमेन फॉर 2 years। Okay, so it's like that. But even, in Delhi School of Economics, it's a Delhi University college. There also, I can't imagine having only a single year of college because the amount of courses and the rigorousness they have, I wonder 1 साल में करना कैसे possible होगा. So over time only, I think they'll give more clarity about what can be done. But it kinds of matches the scheme that they have in the foreign universities. So अगर यहाँ से फिर आपको foreign universities में जाना है तो आपके लिए थोड़ा इजी है. पहले 3 साल का होता था, फिर बच्चों को कुछ और डिप्लोमा करना पड़ता था या कुछ और करना पड़ता था to show that they have 16 years of education. So that thing become a little easier now. Okay. All right. Okay.